फिल्म की शुरुआत एक विशाल बंजर जमीन से होती है। बहुत साल पहले ये जगह हरियाली से भरी हुई थी और अनगिनत परिवारों की रोजी रोटी का सहारा थी। एक छोटा लड़का बताता है कि उसने कभी इन खेतों को हरा भरा नहीं देखा, लेकिन उसके पिता को वह समय अच्छी तरह याद है जब यहाँ गेहूं और दूसरी फसलें लहलहाती थीं। फिर कई वर्षों तक पड़े भयानक सूखे और पानी की भारी कमी ने सब कुछ बदल दिया। धीरे धीरे पूरी जमीन रेगिस्तान में बदल गई। अब यहाँ एक भी पौधा नहीं उगता था और ज्यादातर किसान ये जगह छोड़कर जा चुके थे। लेकिन जेरोम के पिता अनेस्ट ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्हें पूरा विश्वास था कि एक दिन यही बंजर जमीन फिर से हरी भरी होगी। बस एक ही चीज़ की कमी थी, पानी। और इस दुनिया में पानी इतना दुर्लभ हो चुका था कि लोग उसकी एक एक बूंद के लिए अपनी जान तक दांव पर लगाने को तैयार थे। कुछ ही देर बाद हमें हालात की गंभीरता का अंदाज़ा हो जाता है। दो चोर एक बंद स्टोर रूम का ताला तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी अनेस्ट उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और उन्हें रोक देते हैं। जब वह स्टोर रूम खोलते हैं तो अंदर एक पुराना पानी का पंप रखा होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि शायद यही उनकी किस्मत बदल देगा। लेकिन जैसे ही अनेस्ट उसे चलाने की कोशिश करते हैं, पंप काम करना बंद कर देता है, क्योंकि ज़मीन के नीचे अब इतना भी भूजल नहीं बचा था कि वह पानी खींच सके। आखिरकार अनेस्ट और उनका बेटा जेरोम स्थानीय पानी के व्यापारियों के पास पहुंचते हैं। पूरे रेगिस्तान में सिर्फ एक ही कुआं बचा था और उसी पर उनका कब्जा था, इसलिए पूरे इलाके के लोग उन्हीं पर निर्भर थे। अनेस्ट उनसे अपने खेत के एक छोटे से हिस्से को सींचने लायक पानी मांगते हैं। व्यापारी पानी देने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में इतनी बड़ी रकम मांगता है जिसे अनेस्ट किसी भी हालत में नहीं चुका सकते। मजबूर होकर पिता और बेटा खाली हाथ वापस लौट पड़ते हैं। रास्ते में उनके सामान को ढो रहा जानवर अचानक अपना पैर तुड़वा बैठता है। उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे बचाना नामुमकिन था। भारी मन से अनेस्ट उसे वहीं मार देते हैं ताकि उसे और तकलीफ न सहनी पड़े। घर पहुंचने पर जेरोम की बहन मैरी दोनों के लिए खाना परोसती है। तभी एक छोटी सी बात इस दुनिया की भयावह सच्चाई दिखा देती है। खाना खाने के बाद वह बर्तनों को पानी से नहीं बल्कि गीली मिट्टी से साफ करती है, क्योंकि साफ पानी इतना कीमती था कि उसे बर्तनों पर खर्च करना भी बर्बादी माना जाता था। अगले दिन अनेस्ट और जेरोम एक रोबोट बाजार में पहुंचते हैं। अपना काम करने वाले जानवर को खो देने के बाद अब उन्हें रेगिस्तान में भारी सामान ढोने के लिए किसी मजबूत सहारे की ज़रूरत थी। वहीं उनकी नज़र सिम नाम के एक रोबोट पर पड़ती है। उसकी बोली लगाने के लिए कई लोग आते हैं और नीलामी काफ़ी रोमांचक हो जाती है। आखिर में अनेस्ट सबसे ऊंची बोली लगाकर सिम को खरीद लेते हैं। लेकिन एक आदमी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होता। उसका नाम फ्लिम था। वह भी उसी रोबोट को खरीदना चाहता था, लेकिन नीलामी हारकर गुस्से में वहां से चला जाता है। सिम को खरीदने के कुछ समय बाद अनेस्ट और जेरोम एक अस्पताल पहुंचते हैं, जहां जेरोम की मां कैथरीन भर्ती होती हैं। उन्हें चलने फिरने में परेशानी होती है और दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक खास मेडिकल फ्रेम की ज़रूरत है। लेकिन उसकी कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि अनेस्ट उसे खरीद नहीं पाते। मजबूर होकर उन्हें कैथरीन को वहीं अस्पताल में छोड़ना पड़ता है, इस उम्मीद के साथ कि एक दिन वे पैसे जुटाकर उन्हें घर वापस ले आएंगे। अस्पताल से लौटते समय दोनों एक पुराने पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। तभी अनेस्ट अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ ऐसा करते हैं जिसे देखकर कोई भी हैरान रह जाए। पानी की जगह वह थोड़ी सी ईंधन की मात्रा पी लेते हैं, क्योंकि इस दुनिया में साफ पानी मिलना लगभग नामुमकिन हो चुका था। वहीं उनकी मुलाकात एक बेहद गरीब दंपति से होती है। उनके पास इतना भी पानी और खाना नहीं बचा था कि वे अपने नवजात बच्चे की परवरिश कर सकें। हालात इतने खराब थे कि वे अपने ही बच्चे को किसी और को देने का सोच रहे थे। ये सुनकर अनेस्ट उन्हें ऐसा करने से रोकते हैं और वादा करते हैं कि जितना हो सकेगा वह उनकी मदद करेंगे। लेकिन विदा लेने से पहले वह आदमी अनेस्ट को एक और बात बताता है। वह कहता है कि उनकी बेटी मैरी किसी लड़के से छिपकर मिल रही है। ये सुनते ही अनेस्ट घर पहुंचकर मैरी से इस बारे में सवाल करते हैं। मैरी बिना डरे सच स्वीकार कर लेती है। फिर वह अपने पिता से कहती है कि वह हमेशा उसकी ज़िंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते और अब वह उनकी सख्त पाबंदियों से तंग आ चुकी है। यहाँ तक कि वह गुस्से में कह देती है कि उसे अपने पिता से नफरत है। अपनी बेटी की बातें सुनकर अनेस्ट का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वह मैरी को उसके कमरे में बंद कर देते हैं और खिड़कियां तक बंद कर देते हैं ताकि वह बाहर न निकल सके। यहीं से इस परिवार के भीतर तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है। कुछ ही समय बाद अनेस्ट और जेरोम को पता चलता है कि उनका नया खरीदा हुआ रोबोट सिम चोरी हो गया है। अनेस्ट को तुरंत फिल्म पर शक होता है, क्योंकि वही नीलामी में सिम को खरीदना चाहता था। लेकिन इससे पहले कि अनेस्ट फिल्म का सामना कर पाते, एक और मुसीबत आ जाती है। पानी के व्यापारी अनेस्ट को पकड़ लेते हैं। उन्हें शक होता है कि किसी ने उनके पानी के भंडार से पानी चुरा लिया है और उनका मानना था कि यह काम अनेस्ट ने किया है। अनेस्ट बार बार खुद को बेगुनाह बताते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं मानता। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुंच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए अनेस्ट किसी तरह अपनी राइफल निकाल लेते हैं।
राइफल देखते ही पानी के व्यापारी पीछे हट जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर अर्नेस्ट वहां से भाग निकलते हैं। घर लौटते समय रास्ते में उन्हें कोई सोता हुआ दिखाई देता है। पास जाकर देखते हैं तो वह फ्लिम होता है और उसके बगल में उनका चोरी हुआ रोबोट सिम भी पड़ा होता है। ये देखकर अर्नेस्ट को पूरा यकीन हो जाता है कि फ्लिम ने ही रोबोट चुराया है और पानी की चोरी भी उसी ने की है। अपना नाम साफ करने के लिए अर्नेस्ट फ्लिम को बंदी बना लेते हैं और उसे घसीटते हुए पानी के व्यापारियों के पास ले जाने का फैसला करते हैं ताकि असली अपराधी सबके सामने आ सके। रेगिस्तान का लंबा सफ़र तय करते हुए भीषण गर्मी धीरे धीरे अर्नेस्ट और फ्लिम दोनों की ताकत खत्म करने लगती है। प्यास से उनका बुरा हाल हो जाता है। तभी फ्लिम अर्नेस्ट से कहता है कि उन्होंने जो पानी चुराया है उसमें से थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, नहीं तो वे दोनों रास्ते में ही मर जाएंगे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों थोड़ा पानी पीते हैं। आराम के दौरान फ्लिम अर्नेस्ट को एक लालच भी देता है। वह कहता है कि अगर अर्नेस्ट उसे छोड़ दे तो दोनों चोरी के पैसे आपस में आधे आधे बांट लेंगे। लेकिन अर्नेस्ट उसकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं करते। उनका सिर्फ एक ही मकसद था, अपनी बेगुनाही साबित करना। इसलिए वे फ्लिम को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। लंबे सफ़र और भीषण गर्मी की वजह से अर्नेस्ट पूरी तरह थक चुके थे। उनके शरीर में अब बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। तभी मौका देखकर फ्लिम अचानक एक बड़ा पत्थर उठाकर अर्नेस्ट के सिर पर हमला कर देता है। ये वार इतना जोरदार होता है कि अर्नेस्ट गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जिस ईमानदारी और उम्मीद के साथ बिताई थी उसका अंत इसी सुनसान रेगिस्तान में हो जाता है। अर्नेस्ट की मौत के बाद फ्लिम सीधे मैरी के घर पहुंचता है। वह ऐसे व्यवहार करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे वह मैरी के करीब आने लगता है। उधर जेरोम अपने पिता के वापस न लौटने से परेशान हो जाता है। वह उन्हें खोजने के लिए अकेला रेगिस्तान में निकल पड़ता है। तलाश करते हुए सबसे पहले उसे चोरी हुआ रोबोट सिम मिल जाता है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे अपने पिता अर्नेस्ट की लाश दिखाई देती है। ये देखकर जेरोम पूरी तरह टूट जाता है। जेरोम तुरंत पानी के व्यापारियों को पूरी घटना की जानकारी देता है। लेकिन सभी लोग यही मान लेते हैं कि शायद रोबोट की वजह से यह हादसा हुआ होगा। किसी को भी फ्लिम पर जरा सा भी शक नहीं होता। कुछ समय बाद फ्लिम उसी परिवार का हिस्सा बन जाता है। वह धीरे धीरे अर्नेस्ट की जगह लेने लगता है। जेरोम अपने पिता की मौत का गुस्सा रोबोट सिम पर निकालता है, लेकिन फ्लिम उसे समझाकर शांत कर देता है। बातचीत के दौरान फ्लिम जेरोम से कहता है कि वह मैरी से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। जेरोम अभी भी अपने पिता की मौत के दुख से बाहर नहीं निकल पाया था, लेकिन आखिरकार वह इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। समय बीतने लगता है। एक दिन फ्लिम पानी के व्यापारी के पास जाता है और उससे अर्नेस्ट की ज़मीन तक पानी पहुंचाने की मांग करता है। पहले तो व्यापारी उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि उस बंजर ज़मीन पर पानी बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी फ्लिम उसे बताता है कि अर्नेस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपनी बात मनवाने के लिए वह चुपचाप अपनी छुरी भी निकाल लेता है। फ्लिम की धमकी देखकर पानी का व्यापारी डर जाता है और उसकी बात मान लेता है। कुछ ही समय बाद पहली बार अर्नेस्ट के खेतों तक पानी पहुंचता है। जिस सपने को अर्नेस्ट पूरी जिंदगी पूरा नहीं कर पाए, उसे अब फ्लिम पूरा करने में जुट जाता है। पूरे इलाके के लोग खुशी से यह नज़ारा देखते हैं। फ्लिम दिन रात मेहनत करता है और कई महीनों बाद सूखी ज़मीन पर फिर से फसलें उगने लगती हैं। वर्षों बाद वह बंजर इलाका दोबारा हरा भरा होने लगता है। अब परिवार में थोड़ी खुशियां लौट आती हैं। फ्लिम और मैरी शादी कर लेते हैं और जेरोम के साथ उसी घर में रहने लगते हैं। =8D4Q1। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चलता रहता है, लेकिन एक दिन बैंक के कुछ अधिकारी अर्नेस्ट के घर पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि कई साल पहले अर्नेस्ट ने अपनी ज़मीन के बदले एक बड़ा कर्ज लिया था। चूंकि वह कर्ज कभी चुकाया नहीं गया, इसलिए अब कानून के अनुसार उस ज़मीन पर बैंक का अधिकार है। अगर पूरा कर्ज नहीं चुकाया गया तो बैंक वह ज़मीन अपने कब्जे में ले लेगा। ये सुनकर फ्लिम के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसने महीनों तक दिन रात मेहनत करके उस बंजर ज़मीन को फिर से हरा भरा बनाया था। अब वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था, लेकिन कर्ज की रकम इतनी ज़्यादा थी कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कहाँ से लाए। तभी उसे उसी गरीब आदमी की याद आती है जिससे उसकी मुलाकात पहले हुई थी। वही आदमी जो मजबूरी में अपने बच्चे को किसी और को देने की सोच रहा था। फ्लिम उसके घर पहुंचता है और यह जानने की कोशिश करता है कि उस बच्चे के बदले कितने पैसे मिल सकते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि बच्चे का सौदा पहले ही किसी और से हो चुका है। थोड़ी ही देर बाद बच्चे को लेने वाले लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। यही फ्लिम का असली चेहरा सामने आता है। वह अपने ही दोस्त से धोखा कर देता है। वह उसे मुसीबत में छोड़ देता है और बच्चे के बदले मिलने वाले पैसे खुद लेकर भाग जाता है। इसी दौरान चली एक गोली गलती से रोबोट सिम को लग जाती है। गोली लगते ही उसके सिस्टम में खराबी आ जाती है और उसका इमरजेंसी प्रोटोकॉल अपने आप एक्टिव हो जाता है। बिना किसी आदेश के सिम अपने मूल निर्माण केंद्र यानी फैक्ट्री की ओर वापस निकल पड़ता है। अगले ही दिन फ्लिम उसी चोरी के पैसों से बैंक का पूरा कर्ज चुका देता है।
जेरोम को लगता है कि फिल्म ने रोबोट सिम को बेचकर यह पैसे जुटाए हैं, इसलिए उसे ज़रा भी शक नहीं होता और वह फिल्म की बात पर भरोसा कर लेता है। उधर सिम सीमा पार स्थित अपनी निर्माण कंपनी की फैक्ट्री में सुरक्षित पहुंच जाता है। कुछ समय बाद कंपनी की तरफ से जेरोम के पास एक फ़ोन आता है। वे बताते हैं कि उनका रोबोट सिम उनकी फैक्ट्री में सुरक्षित पहुंच चुका है। ये सुनते ही जेरोम पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि फिल्म ने तो सभी से कहा था कि उसने रोबोट बेच दिया है। अगर रोबोट बेचा जा चुका था तो फिर वह फैक्ट्री तक कैसे पहुंच गया? उसी दिन जेरोम फिल्म से रोबोट के बारे में सवाल करता है। ये सवाल सुनते ही फिल्म थोड़ा घबरा जाता है। उसकी बेचैनी देखकर जेरोम समझ जाता है कि जरूर कोई बड़ा राज छिपाया जा रहा है, लेकिन वह उस समय कुछ नहीं कहता और बात वहीं खत्म कर देता है। फिर वह फिल्म से कहता है कि शाम को वह अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। असल में जेरोम का इरादा सीमा पार मौजूद उसी फैक्ट्री में जाकर सच्चाई पता लगाने का था। फैक्ट्री पहुंचने पर वहां के तकनीशियन जेरोम को रोबोट सिम की सभी खूबियां दिखाते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि सिम के अंदर एक रिकॉर्डिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जो उसके सामने होने वाली हर घटना को अपने आप रिकॉर्ड कर लेता है। जेरोम तुरंत वह रिकॉर्डिंग देखने की मांग करता है। जैसे ही वीडियो चलती है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रिकॉर्डिंग में साफ दिखाई देता है कि रेगिस्तान में फिल्म ने अनेस्ट पर पत्थर से हमला किया था और उसी की वजह से उनके पिता की मौत हुई थी। अपने पिता के आखिरी पल देखकर जेरोम पूरी तरह टूट जाता है। उस शाम वह चुपचाप घर लौट आता है, लेकिन फिल्म से कुछ नहीं कहता। वह सही समय का इंतज़ार करता है। अगले दिन जेरोम और फिल्म साथ में शिकार पर जाते हैं। वापस आने के बाद जेरोम अपने पिता की पुरानी राइफल चुपचाप अपने बिस्तर के नीचे छिपा देता है। रात के खाने के दौरान वह अचानक फिल्म से कहता है कि रॉबी उसे ढूंढ रहा था। रॉबी वही आदमी था जिसे फिल्म मर चुका समझता था। ये सुनते ही फिल्म के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन जेरोम ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसने बस यूं ही यह बात कही हो। अगले दिन फिल्म को एक चिट्ठी मिलती है जिस पर रॉबी का नाम लिखा होता है। उसमें उसे एक तय जगह पर मिलने के लिए बुलाया जाता है। फिल्म को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि यह चिट्ठी असल में जेरोम ने लिखी है। वह ये सोचकर वहां पहुंच जाता है कि शायद रॉबी सचमुच जिंदा है। वह बार बार रॉबी को आवाज़ लगाने लगता है। तभी अचानक उसके पैरों के नीचे की ज़मीन धंस जाती है और वह एक गहरे गड्ढे में गिर पड़ता है। गिरने से उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट जाती हैं। दर्द से तड़पता हुआ फिल्म मदद के लिए चिल्लाता है। तभी गड्ढे के ऊपर जेरोम दिखाई देता है। उसे देखते ही फिल्म समझ जाता है कि जेरोम को सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अपनी जान बचाने के लिए वह बार बार कहता है कि अनेस्ट की मौत सिर्फ एक हादसा थी, लेकिन अब जेरोम उसकी एक भी बात पर विश्वास नहीं करता। वह अपने पिता की राइफल निकालता है और फिल्म पर गोली चला देता है। इसी के साथ फिल्म की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। 2 दिन बाद जेरोम अकेला घर लौटता है। मैरी अभी भी अपने पति फिल्म का इंतजार कर रही होती है। उसे विश्वास था कि वह किसी भी वक्त वापस आ जाएगा, लेकिन जेरोम उससे सच नहीं बताता। वह सिर्फ इतना कहता है कि थोड़ा और इंतजार कर लो। कुछ समय बाद मैरी खुश होकर बताती है कि अब उनके पास इतने पैसे हो गए हैं कि वे अपनी मां कैथरीन को घर वापस ला सकते हैं। आखिरकार वह महंगा मेडिकल फ्रेम खरीद लिया जाता है, जिसकी वजह से कैथरीन फिर से चल फिर सकती हैं। फिल्म के आखिरी दृश्य में जेरोम रोबोट सिम के अंदर मौजूद सभी रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए मिटा देता है। उसके पिता की मौत की सच्चाई उसी रिकॉर्डिंग के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाती है। अब इस राज को दुनिया में कोई नहीं जान सकता था। इसी भावुक अंत के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।